सो हेलो मेरे फार्मा के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। कुछ लोग अभी 12th क्रॉस करके फार्मा में गए होंगे जिनको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 की। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारे 6 सेम का चैप्टर है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, पीसीआर कैसे हो सकता है, डीएनए के सीक्वेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये सब का हमारा फार्मेसी की मेडिसिन बनाने में कैसे यूज़ होता है। तो बहुत सारे जानवरों के कोड को सीक्वेंस करके उनकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जिससे वो और प्रोडक्टिव चीज़ें अपना जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी में एक मैं एग्जांपल दूं, आपको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बस देता हूं कि एक रोज़ी नाम की गाय थी जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग चेंज करके उसकी दूध की उत्पादक क्षमता बढ़ा दी गई थी। तो इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमारा यूज़ की जाती है। तो अगर आपको इतनी बातों समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में अपन पढ़ने क्या वाले हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्योंकि हम जीन में चेंज करके उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ करते हैं, किसी भी एनिमल जो प्रोडक्ट दे सकता है या कोई भी प्लांट जो प्रोडक्ट दे सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी में अपन जब चेंज कर देते हैं, तो इस सब चीज़ों को बायोटेक्नोलॉजी में अपन स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी में अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, जीन के में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। क्यों एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हम जीन में मैनिपुलेट करते हैं, यानी जीन के कोड को या जीन के सीक्वेंस को अपन चेंज करते हैं। इन सब चीज़ों को ये चेंज करने से जो प्रोडक्टिविटी हमारी आती है, ये सब चीज़ों को अपन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में अपन जीन मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, जीन मैनिपुलेशन करना यानी कि जीन मैनिपुलेशन करना यानी जीन के सीक्वेंस को अल्टर करना। ठीक है, तो इसको अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो जीन किससे मिलके बने होते हैं, जीन हमारे क्या मिलके बने होते हैं, डीएनए से, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है इन किसमें, अपन मैमल्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए, तो डीएनए जो होता है, तो इसका मतलब हम लोग किस में कर रहे हैं, डीएनए मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ पे मैनिपुलेशन है। ठीक है, डीएनए मैनिपुलेशन। ठीक है, डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी में अपन डीएनए मैनिपुलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें, तो बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया को अपन इसमें पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग को अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे, अब टेस्ट करना है तो सीधे तो ह्यूमन पे कर नहीं सकते। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि बैक्टीरिया क्या है। तो अपन लेते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मैं इसको भी समझा देता हूँ डिटेल में। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जहाँ पे भी कैरियो वर्ड लगा होता है यानी कि सेल होता है, प्रो यानी पहले, यानी ऐसे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो पहले हमारे आए थे। ठीक है, यानी जो सबसे पहले आए थे उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यानी कि जो पहले आए, एंड यूकैरियोटिक बैक्टीरिया यानी कि जो कि बाद में आए, उसको अपन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में हमारी होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक हैं तो अब पहले वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जैसे कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोइड होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अब ये पहले वाले हैं तो न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड वर्ड का मतलब क्या होता है, तो बैक्टीरिया में पहले आपको इतना याद रख लेना है कि बैक्टीरिया में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या यानी न्यूक्ली वर्ड लगा है, यानी कि इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, एंड ऑइड लगा है। जो वर्ड ऑइड लगा है, ऑइड का मतलब होता है के जैसा। ठीक है, के जैसा यानी कि न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोट है तो इसमें हमारा न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो अब न्यूक्लियोइड को अपन क्या बोल सकते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, या प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोइड होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल का पार्ट होता है। प्रोक्रोमोसोम इसलिए यानी कि जो पहले वाला जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोक्रोमोसोम बोला। प्रोक्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए या प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसको जीनोफोर भी बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियोइड को अपन किस नाम से जानते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी कि बहुत ही कम डेवलप, यानी न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर को इंसिपिएंट बोलते हैं, यानी कम डेवलप। ठीक है, प्रोक्रोमोसोम हो गया, प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगर अपन बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अपन जान लिए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अगर न्यू पेज की में अपन बात करें तो अपन ने क्या क्या जाना है बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया हमारे होते हैं पहला हमारा कौन कौन से होगा, आपको एग्जाम में यही लिख देना है। तो प्रोकैरियोटिक हो गए, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो गए, और दूसरा हमारा कौन से हो गए, दूसरे हमारे हो गए यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो यूकैरियोटिक प्रो यानी पहले वाले बैक्टीरिया, यू यानी बाद वाले। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में अभी आपने देखा बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में पहले क्या होगी, वेल डिफाइंड हमारी सेल वॉल होगी, ठीक है। ये हमारी वेल डिफाइंड सेल वॉल हो गई। इसके बाद हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियोइड जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोइड होता है यानी कि सर्कुलर होता है। ये न्यूक्लियोइड को अपन किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ये क्या होता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको अपन जानते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस, और किस नाम से जानते हैं, और जानते हैं अपन प्रोक्रोमोसोम एंड हमारा जीनोफोर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जीनोफोर, ठीक है। जीनोफोर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल हो गया, और इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये हमारा बैक्टीरिया का मेनली हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी एक चीज़ था, वो क्या है, ठीक है। तो मैं अगर बताना चाहूँ तो ये प्लाज्मिड है, ठीक है। तो प्लाज्मिड की अगर अपन बात करें, जब अपन किसी बात करते हैं प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड हमारा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये तो हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा दूसरा डीएनए। अब क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया में अब डीएनए आरएनए तो होगा नहीं, तो ये डीएनए के जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर कोई पूछे कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। अब यही प्लाज्मिड है जिसके ऊपर पूरी हमारी बायोटेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये नहीं होगा तो पूरी बायोटेक्नोलॉजी फेल है इसके आगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में कोई और नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोइड क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड हमारा होता है रेप्लिकेशन। जो प्लाज्मिड हमारा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लाज्मिड हमारा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। तो प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, न्यूक्लियोइड के। यानी कि जो प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन खुद करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि हर सेल को अपना रेप्लिकेशन करने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्लाज्मिड को रेप्लिकेशन करने के लिए न्यूक्लियोइड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली खुद कर लेता है। अब यही रेप्लिकेशन करने की जो एबिलिटी थी प्लाज्मिड के अंदर, इसी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया। तो प्लाज्मिड में ही अपन चेंज करके, क्योंकि ये खूब रेप्लिकेशन कर देते हैं, तो जैसे कि मान लो कि जैसे कि हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरस हमारा एक वो होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं ए ट्यूम के नाम से जाना जाता है, ए ट्यूम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पौधों की जड़ों में ये क्या फैला देता है, कैंसर फैला देता है, ठीक है।
पौधों की जड़ों में कैंसर फैला देता है। अब कैंसर फैला देता है तो अब ऐसे प्लाज्मिड को निकाला जाता है इसके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, जो अब बहुत तेजी से वो करे। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरस से जो कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन थी, जिसको टीआई जीन के नाम से जाना जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ठीक है, टीआई जीन को अपन प्लाज्मिड में लगाते हैं। अब जब प्लाज्मिड क्या करता है कि इस और टीआई जीन से अपन जो जीन कैंसर फैला रहा था उसको हटा देते हैं और न्यू रिकॉम्बिनेंट टीआई जीन को अपन प्लाज्मिड में लगाते हैं। तो जब प्लाज्मिड में लगा देते हैं तो प्लाज्मिड में लगा दिए तो ये क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। ये सब आपको मैं आगे और अच्छे समझाऊंगा, केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। जब ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, जो हमारा ये प्लाज्मिड था रिकॉम्बिनेंट, अब अगर हम इसको उसी पौधों की जड़ में डालेंगे तो ये पौधे की जो पौधे की जड़ थी उसमें जाके रेप्लिकेट करना चालू हो जाएगा और जितने भी ट्यूमर सेल्स होंगी उसको किल कर देगा। तो हमारा क्या कहते हैं, पौधा प्लांट बच जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं प्लाज्मिड की जो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब जो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियोइड से क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन खुद करता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि अब बैक्टीरियोफेज के वायरस के नाम के बारे में तो आपने हमेशा सुना ही होगा। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो हमारे गंगा नदी में मिलता है, आपको सभी को पता होगा। मोस्टली बैक्टीरियोफेज वायरस हमारे गंगा नदी में मिलता है। अब बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है विच इज़ अटैकिंग ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज वायरस की ये हमारी होती है, ये बॉडी हो गई। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस की ये हमारे पास बॉडी हो गई और ये उसकी टेल हो गई। ठीक है, ये उसकी टेल हो गई। तो ये टेल जो होती है ये हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल में आके धंस जाती है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो हमारा होता है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस हमारा होता है, तो ये हमारा बैक्टीरिया की सेल वॉल में आके धंस जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है, ताकि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन कर पाए। किसके अंदर, बैक्टीरिया जो हमारा प्रेजेंट है इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर ये चाहता है। अब बैक्टीरियोफेज जुड़ना क्यों चाहता है, इसका रीज़न यही है कि बैक्टीरियोफेज चाहता है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर डाल के उसका पूरा न्यूक्लियर मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यूज़ करके अपनी तादाद बढ़ा ले। बैक्टीरियोफेज वायरस ये चाहता है। ठीक है, अब जब बैक्टीरियोफेज वायरस ये चाहता है तो बैक्टीरिया तो नहीं चाहेगा कि उसके अंदर कोई भी आके अपना क्या कहते हैं वो कर ले, मल्टीप्लिकेशन रिप्लिकेशन कर ले। तो अब इसके विपक्ष में क्या होता है कि जो हमारा वायरल डीएनए बैक्टीरिया का न्यूक्लियोटाइड से अटैक्ट होना चाहता है। ठीक है, किससे अटैक्ट होना चाहता है, बैक्टीरिया वायरल डीएनए न्यूक्लियोइड से अटैच होना चाहता है। लेकिन जो बैक्टीरिया के खिलाफ अब बैक्टीरिया उसके खिलाफ तो विद्रोह कर नहीं सकता। ठीक है, तो वायरल डीएनए के लिए अटैच होने के लिए न्यूक्लियोइड जो होता है, तो अब या तो न्यूक्लियोइड या तो अब देखो आपके ऊपर कोई अगर हमला कर रहा है तो या तो आप जौहर जैसे चीज़ होती बहुत वो चीज़ ज़माने में लोग बहुत पवित्र टाइप के होते हैं थे, तो जौहर जैसी जो चीज़ होती थी, जो मान लीजिए कोई राजा जंग में हारने लगते थे या फिर तो उनकी रानियाँ क्या करती थी, जो जौहर कर लेती थी। ठीक है, तो वो आग में कूद जाती। तो उसी तरह से अब जब जो बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोइड का यूज़ करना चाहता है, न्यूक्लियोइड अभी मैंने बताया था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमारे ये न्यूक्लियोइड हो गया, न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि इसमें प्रोटीन्स वगैरह होंगे। ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह होंगे। तो अब बैक्टीरियोफेज वायरस क्या चाहता है कि हमारा जो न्यूक्लियोइड है उसके जेनेटिक मटेरियल उसका जो प्रोटीन वगैरह सब यूज़ करके अपनी मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है। ठीक है, तो अब ये हमारा जौहर कर लेगा एक तरह से। ठीक है, तो या तो ये अपने बेसिस का मिथाइलेशन कर देता है। ठीक है, तो या अब अपने आप को मारने के लिए क्या करता है, या तो अपने बेसिस का मिथाइलेशन कर देता है या तो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि इस वायरल डीएनए को, जिसको अब वायरल डीएनए जो है हमारा, वायरल डीएनए को अपन क्या बोलेंगे, वायरल डीएनए को बोलेंगे एलियन डीएनए। ठीक है, एलियन डीएनए भी बोलते हैं, वायरल डीएनए को एलियन डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये या तो अपने ही बेसिस का मिथाइलेशन कर लेगा या तो एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे वायरल डीएनए को काट देगा। तो अब ये एंजाइम को किस नाम से जाना गया, ये एंजाइम को जाना गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से इसको जाना गया। अब या बैक्टीरिया 2 एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बैक्टीरिया 2 एंजाइम प्रोड्यूस करता है।
बैक्टीरिया क्या करता है, दो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, या तो वो अपने ही बेसिस का मिथाइलेशन कर देता है, या तो एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि वायरल डीएनए को काट सके, ठीक है, जो कि वायरल डीएनए को काट सके, ठीक है। तो जिसमें से बैक्टीरिया पहले एंजाइम की मदद से अपने ही बेसिस का मिथाइलेशन करता है, ये इसमें सब नोट्स में लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है ताकि सीक्वेंस बिगड़ जाए और डीएनए अटैक ना कर पाए। सेकंड क्या होता है, एंजाइम वायरल डीएनए को कट कर देता है। सेकंड एंजाइम क्या है, कट्स वायरल डीएनए। अब जब लोगों को पता चल गया कि एंजाइम, कोई भी एंजाइम डीएनए को भी काट सकता है, तो उसको उन्होंने बोल दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। उन्होंने इसको क्या बोल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल दिया। अब जब उनको पता चल गया लोगों को कि कोई एंजाइम जो हमारा डीएनए को भी काट सकता है, तो उसको उन्होंने बोल दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोल दिया, ठीक है। ये एंजाइम हमारे वायरल डीएनए को काट सकता है, यानी कि ये किसी भी डीएनए को काट सकता है। अब डीएनए को काटने का मतलब ये नहीं कि कहीं से भी काट देगा, एक स्पेशल हर एक एंजाइम एक स्पेशल सीक्वेंस से काटता है। तो मतलब हर एक बैक्टीरिया का जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो एक डीएनए के सीक्वेंस को स्पेशल जगह से काटता है। तो ये बात आप हमेशा नोट कर लेना, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के दो एंजाइम नाम दिए गए। पहला क्या होता है, केमिकल स्कैल्पर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। आपके 12th में ये बहुत आता है, ठीक है, कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन होता है, तो केमिकल स्कैल्पर होता है। स्कैल्पर कौन होता है, मेडिकल टर्म में यूज़ किया जाता है स्कैल्पर, जो कैंची ऑपरेशन थिएटर में यूज़ की जाती है। और ये इसको मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं, यानी कि आणविक कैंची, ठीक है। केमिकल स्कैल्पर यानी कि किसी भी केमिकल को काट सकता है, और आणविक कैंची सीजर, ठीक है, इसको बोलते हैं आणविक कैंची, ठीक है, केमिकल स्कैल्पर। सॉरी, मैंने मॉलिकुलर सीजर का बता दिया, सॉरी। तो मॉलिकुलर सीजर को आणविक कैंची बोलते हैं, और केमिकल स्कैल्पर को क्या बोलते हैं, किसी भी केमिकल को काट सकता है, ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं कि क्या है, अब दूसरा क्या है, अब अपने ही बेसिस का मिथाइलेशन कर देता है, ठीक है। पहले जो एंजाइम डिस्कवर हुए थे उसको न्यूक्लियेजेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले जो एंजाइम, शुरुआत में जो एंजाइम डिस्कवर हुए रहे होंगे, ठीक है, जो पहले शुरुआत में एंजाइम डिस्कवर हुए थे, उनको किसके नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियस के नाम से। तो एंजाइम विच कैन कट डीएनए आरएनए, न्यूक्लियसेस क्या होते, वे एंजाइम विच कैन कट डीएनए आरएनए, तो न्यूक्लियसेस के नाम से जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस एक कॉमन टर्म है कि मतलब जो एंजाइम डीएनए को काट सकता है उसको न्यूक्लियसेस के नाम से जानते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से हो गए हमारा, एक केमिकल स्कैल्पर हो गया, दो एंजाइम नाम रखे गए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अब दो नाम होंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हमारे पास कितने नाम होंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हमारे पास दो नाम होंगे। पहला हमारा कौन सा होगा, एंडोन्यूक्लियस, दूसरा हमारा होगा एक्सोन्यूक्लियस। एंडो यानी अंदर, एक्सो यानी बाहर, ठीक है। एंडो यानी अंदर, एक्सो यानी क्या हो गया, बाहर, ठीक है। तो अब एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की अगर अपन देखें, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस को अगर अपन देखें, तो जो हमारा एंडोन्यूक्लियस होता है, अब ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम कट डीएनए करता है। तो एंजाइम जो टर्मिनल साइड को छोड़ के डीएनए को कहीं से भी काट जाता है, मान लो ये किसी का कोडॉन है, ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो लिखा जाता है हमेशा, मतलब यहाँ से 5 एंड से ये तीसरा एंड, और ये इसी को वापस रिपीट करके 3rd एंड टू 5 एंड, ऐसे करके इसको सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एंजाइम जो टर्मिनल साइड को छोड़ के डीएनए को कहीं से भी काट जाते हैं उसको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, यानी कि इस टर्मिनल साइड को छोड़ के, ठीक है, एंजाइम बीच से अगर काट दे, मतलब टर्मिनल साइड को छोड़ के कहीं से भी काट दे, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस। और एक्सोन्यूक्लियस यानी कि जो टर्मिनल साइड से काटते हैं, ठीक है, जैसे कि ATGCT। अब लिखने का तरीका भी कुछ लोगों को बता देता हूँ। 5 प्राइम ठीक क्या होता है, मान लो कोई हमारा एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर आपने इसको मान लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे अब दोबारा, जो एडिनिन होता है हमारा किससे बॉन्ड बनाता है, थाइमीन से, ठीक है। एडिनिन हमारा किससे बॉन्ड बनाता है, थाइमीन से, ठीक है। फिर थाइमीन किससे बनाता है, एडिनिन से। गुआनिन किससे बनाता है, साइटोसिन से, ठीक है। एंड साइटोसिन किससे बनाता है, गुआनिन से। थाइमीन किससे बनाता है, एडिनिन से। और एडिनिन किससे बनाता है, थाइमीन से, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। तो इसको कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम का मतलब क्या हो गया कि ये तो हमारा बॉन्डिंग का नेचर हो गया, ठीक है। अब जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, अगर आपने ATGCTAT अगर लिखा है,
तो अगर 5 प्राइम ये है, 3 प्राइम ये है, तो 3 प्राइम क्या होगा, टी ए, यानी कि टी को पहले लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, फिर टी को लिखेंगे, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे ए पे पहुँचेंगे। ठीक है, यही इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल के लिए है, तो मतलब कि बाहर से काट रहा है। तो एक्सोन्यूक्लियस हमारा एंजाइम है जो डीएनए के सीक्वेंस को बाहर से काटता है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस हो गया। अब एंडोन्यूक्लियस का बात करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस जो होता है हमारा, जो अंदर से काटते हैं, वो ही एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का टाइप होता है, क्योंकि अंदर से काट रहा है डीएनए सीक्वेंस को। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एंडोन्यूक्लियस। अब कोई पूछे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें जो पता चला था कि बैक्टीरिया के अंदर से एक एंजाइम प्रोड्यूस हुआ था जो कि हमारे डीएनए के सीक्वेंस काट रहा है, उसको अपन ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एंडोन्यूक्लियस। ये एंडोन्यूक्लियस क्या हो गया, ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए के सीक्वेंस को बीच से काटता है, टर्मिनल साइड को छोड़ के बीच से काटता है, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। यानी कि विच विल कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट कौन सा हो गई, स्पेसिफिक साइट हो गई पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो गटक गा के यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, GCAT GAATCA। ठीक है, ये हमारा हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। उसी का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमने इसको ऐसे लिखा। तो ये GATTC, और यहीं पे इसका उल्टा हो गया CTTAG। ठीक है, CTTAAG, ये इसी का उल्टा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो स्पेसिफिक साइट, अब इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं अपन, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का यानी कि मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है। यानी कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में कितने, बेसिकली कितने, अगर कोई पूछे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में कितने कोड होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 3 से 6 हो सकते हैं। ठीक है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में तो हमारा ये हो गया पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस हमारा हो गया। अब पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस हमने पता चल गया, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, वो हमारा प्रोड्यूस करता है। उसको कौन प्रोड्यूस किया, इतना तो हमें पता चल गया, उसको बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। क्यों किया था, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किया था। पहला मेथड क्या था, अपने ही बेसिस का मिथाइलेशन करना। मैं दोबारा आपको बार बार रिपीट करवाता रहूँगा, अपने ही बेसिस का मिथाइलेशन कर लेता है। ठीक है, अपने ही मिथाइलेशन ऑफ बेसिस, पहला मेथड क्या था, अपने ही बेसिस का मिथाइलेशन कर लेता है। दूसरा क्या था, सेलुलर डिफेंस में, सेलुलर डिफेंस यानी कि अपने आप को बचाने के लिए एंजाइम, अब या तो मार लो या तो मर जाओ। ठीक है, तो मारने के लिए, उसको काटने के लिए अब चाकू निकालता है, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, मॉलिकुलर सीजर और या केमिकल स्कैल्पर। ठीक है, मॉलिकुलर सीजर या केमिकल स्कैल्पर। ठीक है, तो ये 2 कैंची निकालता है। ठीक है, कैंची निकाल दिया तो अब मारने के लिए निकाला। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। दे आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, दे अब क्या होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैज अ स्पेसिफिक बेसिक सीक्वेंस विच इज जनरली 4 to 6, जैसे मैंने बताया 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 इधर भी होना चाहिए। ठीक है, और इधर मान लो ये है, ये है, ये है, तो इसको ऐसे काटेगा और ऐसे काटेगा, बीच से काटेगा, तो इसको बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से काटना। मतलब जो कैंची यहाँ पे अगर निशान लगा तो इसी के उल्टा विपरीत थर्ड प्राइम में यहाँ पे लगाने का। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में यहाँ पे निशान लगना चाहिए। ठीक है, तो कैंची का धार यहीं पे लगना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर 3 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था। पहला अर्बर, नाथन एंड स्मिथ। ठीक है, अर्बर, नाथन एंड स्मिथ ने जो क्या किया था, अर्बर, नाथन एंड स्मिथ ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को किया था। अब फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अब कौन सा था, मतलब फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि जो हमारे साइंटिस्टों ने ढूंढा कि भाई कौन सा भाई सीक्वेंस है जो डीएनए को काट रहा है, तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज नेम्ड एज हिंद सेकंड। अब हिंद सेकंड क्यों, क्योंकि हिंद फर्स्ट भी बना था, लेकिन वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हिंद सेकंड, तो हिंद सेकंड में एच जो होता है हमारा, वो जेनेरिक नेम होता है, और स्पीसीज का नेम क्या होता है, स्पीसीज का नाम IND, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। बैक्टीरिया का नाम क्या था, इसको हिंद सेकंड को कहाँ फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। अब देखो बैक्टीरिया, हमें इतना तो पता चल गया ना,
इतना पता चला कि बैक्टीरिया से ही हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला जाता है। अब बैक्टीरिया तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया इस ऐसा ही एक बैक्टीरिया था, क्या कौन सा हमारा था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंजा कॉज करवाता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इसको अपन कॉमन नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि क्या करवाता है, निमोनिया कॉज करवाता था, ठीक है। हाँ ये क्या है, देखिए निमोनिया कॉज करवाता है, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस निमोनिया कॉज करवाते हैं। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में जो एच आता है वो हमारा जेनेरिक नेम होता है, और IN इन्फ्लुएंजा जो होता है यानी कि हिंद सेकंड के नाम से जाना गया, हिंद H ये हो गया, और IN जो हो गया हमारा, तो उसको हिंद सेकंड के नाम से जाना गया। तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक इस एपिथेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर अगर कोई पूछे कि बैक्टीरिया का जो नाम देते हैं, जो जैसा हिंद सेकंड हमारा पहला हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, तो उसका नाम कैसे दिया गया, तो हिंद सेकंड फर्स्ट नेम जो होता है जेनेरिक नेम, सेकंड नेम होता है स्पीसीज नेम, और थर्ड नेम होता है स्ट्रेन का, यानी कि जो हमारा ये सेकंड है ये सेकंड स्ट्रेन है, यानी कि हिंद सेकंड स्ट्रेन, ठीक है, हिंद सेकंड स्ट्रेन के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि अब बैक्टीरिया में जो था हमारा हिंद सेकंड जो था उसका भी एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, हिंद सेकंड का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो इसको आप लोग ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है। मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा। जो हिंद सेकंड था, ठीक है, जो हिंद सेकंड का पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था, उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या था, इसको आप लोग याद करना घटक गाक के नाम से, GTCGAC। इसको एग्जाम में आप लोग देखो बहुत नंबर मिलेंगे, ठीक है, घटक गाक। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर ये है तो आप लोग अपने कॉपी में खुद से बनाएंगे। 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा CAG ठीक है, CAGCTG, ठीक है। अब जो अभी 1 2 3 1 2 3 3 3 का है, 6 हमारा हो गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो अब क्या हमको पता है, 20 से काटता है कौन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो हमारा 20 से काटता है, स्पेशल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है। तो यहाँ से काटेगा और एक यहाँ से काटेगा। अब एंड दो टाइप्स के होते हैं, एक ब्लंट एंड होता है, एक स्टिकी एंड होता है। अगर ये इसको यहाँ से काटता तो उसको स्टिकी एंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब अगर इसको यहाँ से काटा जाए, तब एक कट यहाँ पे लगाया जाए और एक कट यहाँ पे, तो इसको स्टिकी एंड बोलते हैं। अगर 20 से कट लगाया जाए तो इसको ब्लंट एंड बोलते हैं, ठीक है। तो एंड दो टाइप्स के कट दो टाइप्स के लगाए जाते हैं, ठीक है। अब आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस हिंद सेकंड का आपने पढ़ लिया, ठीक है। हिंद सेकंड हीमोफ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस जो था उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या था, घटक गाक के नाम से आपको लिखना है, ठीक है। GTC घटक एंड GAC घटक गाक, ठीक है, घटक गाक आप लोग इसको नाम याद रख लो, घटक गाक। तो इसी का उल्टा कर देना, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारा दूसरा हो जाएगा CAGGTC, ठीक है, आप लोग को लिख कर लोगे। इसके बाद आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, इसको आलू फर्स्ट के नाम से जाना गया। अब आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस इसको 3 बार नाम दोहराता हूँ तो याद हो जाएगा, आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस जो था आलू फर्स्ट ALU फर्स्ट। तो इसकी ट्रिक क्या है, आलू गोभी काटो। अब इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या था, आलू गोभी काटो, ठीक है, आलू गोभी काटो AGCT, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या कर देंगे, TCGA। अब इसको अपन ने काटा, ये ब्लंट एंड है, यहाँ से ब्लंट एंड, ये यहाँ से चीरा लगा और ये हमारा यहाँ से इसको काट के अलग कर देगा, ठीक है, जो DNA के सीक्वेंस को काट के अलग कर देगा बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसी तरह से EcoR1 इस्चेरिचिया कोलाई आपके नाम सुना होगा, ठीक है। इस्चेरिचिया कोलाई के जो इसको गात टकला के नाम से याद कर लो, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो गात टकला के नाम से इसको याद कर लो। अभी EcoR1, ठीक है, इस्चेरिचिया कोलाई R1, EcoR1, ठीक है, EcoR1 इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। तो इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या था, GAATC गात टकला, ठीक है, गात टकला GAAT गात TC टकला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
6 एंड हो गए, तो इसको क्या लिखेंगे, CTAAG, ठीक है, गा टकला। अब इसको हम लोग कहाँ से काटेंगे, ब्लंट एंड तो ये हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बीच के सेंटर वाले को अपन ने ब्लंट एंड बोल दिया। अगर हम लोग इसको एक कट यहाँ लगाएंगे तो अब क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है हमारा, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, तो दूसरा कट हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे अलग कर देगा, ये अलग होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, बताता हूँ, GAATTC, और ये क्या होगा, CTTAAG। इस एंड को अपन उड़ा देंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद एक कट यहाँ लगेगा और दूसरा कट कहाँ लगेगा, दूसरा कट यहाँ लगेगा। इसको अपन बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक है, स्टिकी एंड। अब इस एंड को यहाँ लगाएं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा, और ये हमारा यहाँ से ये मिट जाएगा। अब जो दूसरा चीज़ आएगी, अब इसी तरह से, मतलब अब कितना हमारे पास स्पेस बच गया, हमारे पास स्पेस बच गया ये हमारा स्पेस हट गया, बच गया। अब यहीं से अब कोई अगर सीक्वेंस आके किसी दूसरे बैक्टीरिया का, इसी तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, यानी कि दूसरे अब ये इसके सीक्वेंस तो काट दिया, अब जो दूसरा कटा हुआ सीक्वेंस आएगा कैंची से दूसरे भी बैक्टीरिया को कैसे करवाते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरस का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसी के एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरस से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके डीएनए सीक्वेंस निकाला गया था, तो उसको पहले यहाँ पे ऐसे जोड़ा गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जोड़ा गया, और जब ये बन गया तो इसको प्लाज्मिड में जाके फिट करवा दिया गया, प्लाज्मिड में जाके फिट करवा दिया, और इस प्लाज्मिड को किस में डाला गया, बैक्टीरिया के अंदर। जब इस प्लाज्मिड को अपन बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे तो ये यहाँ पे आके रेप्लिकेट कर देगा, और इसको रेप्लिकेट करने के बाद इसको वापस से रूट्स में डाल देते थे, इसी और कैंसर हमारा मुक्त हो जाता था, यानी कैंसर से अपन इसमें बचा लेते थे। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो अपन क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं, वो दो टाइप्स के एंड को काटता है, पहला स्टिकी एंड से काटता है और दूसरा हमारा ब्लंट एंड से काटता है। स्टिकी एंड क्या होता है, ठीक है, स्टिकी एंड क्या होता है, स्टिकी एंड हमारा होता है जो कि हमारे किनारे से काटे, यानी किनारे से कट लगाए, या किनारे से कट लगाए, और ब्लंट एंड क्या होता है, ब्लंट एंड क्या होता है, जो कि बीच से कट लगाए, बी यानी बीच से कट लगाए, ब्लंट एंड यानी जो बीच से कट लगाए, ठीक है। राइटिंग गंदी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, जिसका अब कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं। अब बहुत लोग बोल रहे थे डीएनए फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए अपन को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएंगे, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो लार्जर ग्रुप के एंजाइम जो होते हैं उनको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन आते हैं, डीएनएज आते हैं, और दूसरा हमारा होता है आरएनएज आता है, ठीक है। अब जो हमारा 900 आज तक कितने हमारे एंजाइम डिस्कवर हैं, तो जो 900 हमारे हैं, 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे जो हैं, 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमारे हैं वो आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। 900 हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हमारे डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया स्टिल प्रोड्यूसिंग, ठीक है, जिसमें 230 स्ट्रेन जो थे, यानी कि जो अपन सेकंड थर्ड पढ़ रहे थे ना इन द सेकंड, उसमें से भी 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर्स की, बात करते हैं। जो प्लाज्मिड जो था हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल था, उसको अपन ने प्लाज्मिड बोला, यानी कि ये डीएनए है, दूसरा डीएनए है कह सकते हैं अपन इसको, यानी डीएनए के जैसा ही जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड के अंदर होता है, ठीक है। तो अब जो वेक्टर होता है इसको अपन प्लाज्मिड वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा बैक्टीरिया का हमारा स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें से हमारा बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड हो गया, ये हमारी हो गई सेल वॉल हो गई, ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये हमारा हो गया प्लाज्मिड हो गया। तो प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए
साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, बाहर निकाल लिया। साइंटिस्ट टूक आउट दिस प्लाज्मिड, और उन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड को वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो प्लाज्मिड को वेक्टर यानी वाहक, ठीक है, यानी कि अब हम इसको किसी की जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि अब इसमें बस की सीटें खाली हैं, इसमें इंसानों को बैठाएंगे, यात्रियों को बैठाएंगे और दूसरी जगह पे छोड़ के आएंगे जहाँ पे उनको जाना होगा। ठीक है, तो वेक्टर को अपन किसके गाड़ी की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मिड वेक्टर हो गया। तो क्योंकि प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन न्यूक्लियोइड से इंडिपेंडेंट था, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, प्लाज्मिड को ही निकाल दो। क्योंकि अब जैसे मैंने पहले बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेरस का एग्जांपल जो दिया था, इसको आप लोग बार बार याद करें, मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी तरह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेरस को निकाला क्योंकि प्लाज्मिड का निकाले थे उसको। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेरस से टीआई जीन निकाला, टीआई जीन निकाल के जो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकाला जो कि हमारा ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेरस को जब आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से नया जेनेटिक मटेरियल बनाया, तो हमारा उसको प्लाज्मिड के अंदर ही डाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बना दिया, तो यही क्योंकि प्लाज्मिड का जो हमारा होता है रेप्लिकेशन न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए हमारा जो होता है, इसलिए प्लाज्मिड को ही निकाला जाता है, न्यूक्लियोइड को नहीं निकाला जाता है। क्योंकि न्यूक्लियोइड को अगर निकालेंगे तो वो उसको किसी ने रिप्लिकेशन के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लाज्मिड को रिप्लिकेशन के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं कि अब हम साइंटिस्टों ने क्या किया। अब साइंटिस्टों ने क्या किया, अब साइंटिस्टों में अब हम बाहर से जो डीएनए लेकर आएंगे तो उसको डिज़ायर डीएनए, मैंने पहले बताया, जो बाहर से डीएनए यूज लाया जाता है उसको डिज़ायर डीएनए या अलाइन डीएनए के नाम से जाना जाता है। जीन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन को अब एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे बॉडी में एक ऐसी जीन थी, अब मैं बताता हूँ कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में मान लो कोई एक जीन थी, मान लो कोई भी सीक्वेंस रहा होगा CTGCA, इसमें से भी कोई सीक्वेंस, मान लो ये जो जीन थी, ये जो सीक्वेंस था, ये हमारा इंसुलिन को प्रमोट कर रहा था। तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 था, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर से। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर ऐसे क्रोमोसोम हमारे होते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे हमारे क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, पेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम हो गए। इसी तरह से करते करते मान लो ये हमारे 11th, वैसे तो हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं, बताओ कितने, 46 होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। तो उसमें से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो 11th नंबर की पोजीशन पे, मान लो ये 11th नंबर की पोजीशन पे थी, यहाँ पे इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाली जीन थी। अब ये जीन जो थी इंसुलिन को बना रही थी। ठीक है, जो इंसुलिन को जीन बनाई थी, तो अब इसी जीन को अपन ने क्या किया, इसी जीन को अपन ने निकाल दिया, क्योंकि इंसुलिन जीन की बनाई थी, इंसुलिन को बनाई थी। तो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जीन जो प्रेजेंट थी, इंसुलिन बनाई थी, और जीन में डीएनए होगा, हमें पता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है जीन, वो डीएनए से मिलकर बना होता है। तो इस डीएनए में हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट के इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, और पहले से ही कटे हुए प्लाज्मिड, मान लो ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को वहाँ से निकाला होगा, बैक्टीरिया से निकाला होगा। ठीक है, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाला होगा, और ये हमारा सीक्वेंस काट दिए प्लाज्मिड का। अब ये कटे हुए जीन में क्या निकालेंगे, जो उसी कैंची, अब ये भी याद रखना, सेम कैंची से कटा होना चाहिए। ठीक है, सेम कैंची से जब आप काटोगे, यानी कि इस जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन थी, इसके जीन को निकाल के उसी कैंची से काट के इसकी जीन को निकाला, और प्लाज्मिड को भी उसी कैंची से काटा। ठीक है, उसी कैंची से काटा, तब जाके दोनों का सीक्वेंस बराबर होगा। ठीक है, तो उसको निकाला और जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया इस जीन को, ये जो जीन थी, इसको मैं जी लिख देता हूँ, इस जीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब कि उसमें कौन कौन होगा, एक डिजायर जीन होगी और दूसरा हमारा होगा प्लाज्मिड होगा। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर डीएनए हो गया और डिजायर डीएनए दोनों मिलकर अपन बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि वही वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड हो गया, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जो हमारा डिजायर डीएनए हो गया यानी जीन हो गया। डिजायर यानी जो बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया, इसको अलाइन डीएनए के नाम से जाना जाता है। यानी कि वेक्टर डीएनए प्लस अलाइन डीएनए, इसको कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी वेक्टर डीएनए और डिजायर डीएनए को शुड बी कट सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कटा होना चाहिए डिजायर डीएनए वेक्टर डीएनए को। इसके बाद अगर अपन बात करें कि चलो इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी,
न्यू दूसरे की। तो कैसे बात करें, वेक्टर डीएनए प्लस डिजायर डीएनए हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया, ठीक है। वेक्टर डीएनए एंड डिजायर डीएनए हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। वेक्टर डीएनए एंड डिजायर डीएनए हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जहां से निकाला था प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वहीं पे डाल दिया, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया। अब मैं पूरा इसकी प्रोसेस लिख देता हूँ। हमने पहले क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये कि कोई हमारे पास बैक्टीरिया था, ये हमारा हो गया बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारा हो गया बैक्टीरिया, ये इसकी सेल वॉल हो गई और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, और ये हमारा हो गया प्लाज्मिड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये सेल वॉल हो गई, सेल वॉल हो गई, और ये क्या हो गई, हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इस प्लाज्मिड को क्या किया, पहले निकाला, इस प्लाज्मिड को निकाला, और एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि हमारी कैंची थी, इस कैंची से, ठीक है, इस कैंची से हमने यहाँ पे कट लगाया, ठीक है। कट लगाने के बाद ये हमारा प्लाज्मिड कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मिड कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। कट लगाने के बाद ये हमारा प्लाज्मिड कुछ ऐसा दिखने लगा। अब सेम कैंची जो थी, इसी सेम कैंची से हमने क्या काटा, हमने हमारे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन प्रेजेंट थी उसको हमने क्रोमोसोम से, ठीक है, उसको हमने क्रोमोसोम से निकाल के उस जीन को भी काट दिया। अब वो जो डिजायर जीन थी, मान लो ये जीन ये रही, उस जीन, वो कटे हुए जीन को, इसको अपन ने क्या बोल दिया, डिजायर डीएनए। डिजायर यानी कि बाहर से कटा हुआ, ऑलरेडी कटा हुआ डीएनए, ठीक है। डिजायर डीएनए यानी बाहर से आया हुआ अलाइन डीएनए या डिजायर डीएनए। इस डीएनए को अपन ने किस में ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, पहले से कटे हुए प्लाज्मिड में। अब ये प्लाज्मिड में जब हमने इसको कट करके लगा दिया, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, इसको हमने कट करके जब हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इसको कहेंगे, ठीक है। आर डीएनए बन गया। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जब ये डीएनए बन गया, अब इसको हम लोग वापस से इस बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा देंगे। तो इसको अपन ने इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कब कहा, शुरू से बताता हूँ, ठीक है। हमने प्लाज्मिड को निकाला, उसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, हमने क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो हमारी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग करने वाली जीन थी उसको भी सेम कैंची से काटा, उसके डीएनए को निकाला, उसके जीन को निकाला या डीएनए को निकाला, ठीक है। उसकी जीन को निकालने के बाद पहले से कटे हुए जो हमारा प्लाज्मिड था, हम जिसको हमने सेम कैंची से काटा था, उसको हमने इसको जोड़ दिया, तो हमारा क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद, क्योंकि अब यहाँ पे एक जगह खाली थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद हमने इसको कहाँ पे वापस डाल दिया, हमने इसको डाल दिया वापस से यहाँ पे डाल दिया। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्योंकि हमने इसको डाला, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना, हमारा क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस बैक्टीरिया में डालना, हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस व्हेन वी पुट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, व्हेन वी पुट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन किसमें, बैक्टीरिया में, इन द बैक्टीरिया। तो इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपन बात करें तो वेयर, अब ये हमारा ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वेयर वेक्टर डीएनए प्लस डिजायर डीएनए कौन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने। अगर अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल ही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर हमने लाइगेज एंजाइम से हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। लाइगेज हमारे एंजाइम होता है, वेयर इट नॉट लाइगेटेड। अगर लाइगेज एंजाइम क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अगर लाइगेज एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं किया और जो हमारा डिजायर डीएनए है वो उससे नहीं जुड़ा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो अब देखिए, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला भी हमारा इसमें जा सकता है, किस में जा सकता है, बैक्टीरिया में जा सकता है। तो अब जब नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला बैक्टीरिया में जाएगा तो हमारा वो इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको कौन सा चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट हमको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का यूज करते हैं, क्या जानने के लिए कि हमारा रिकॉम्बिनेंट बना भी है कि नहीं। अब हमें आंख से तो दिख नहीं रहा कि रिकॉम्बिनेंट बन गया, डायग्राम में तो हमने बता दिया, तो हमें आंख से दिख तो रहा नहीं कि रिकॉम्बिनेंट बना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको
आगे देखेंगे कि मतलब इसको अपन देखेंगे ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पता लगाने के लिए। तो क्योंकि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट हो सकता है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। तो हमें पता कैसे चले, क्योंकि हमें तो चाहिए रिकॉम्बिनेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो हो गया, इफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया। और ट्रांसफॉर्मेंट क्या होगा, अगर बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो उसको अपन ने ट्रांसफॉर्मेंट बोल दिया। ठीक है, इसको अपन ने ट्रांसफॉर्मेंट बोल दिया। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे पता करना है, इसको अपन क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं कहानी की तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं जब प्रियंक मिश्रा साथ हो। ठीक है, तो